हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो अब इस चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर की पीडीएफ ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल में शेयर हो चुकी है। अगर आपको नोट्स पढ़ने हो तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत सॉफ्ट चैप्टर है। इसमें बस ये बताया है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। और वो खुद कैसे क्रिएट करती है? वो खुद ऐसे क्रिएट करती है, देखो, अब किसी ने सप्लाई किया है, प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो जब उसने वो प्रोडक्शन किया है तो उसने लेबर लगाए होंगे। तो जब लेबर उसने लगाए हैं तो उनको इनकम दी होगी। तो जब लेबर के पास इनकम आई है तो वो डिमांड करेंगे। तो इसीलिए जैसे सप्लाई बढ़ेगी उसी तरह वेजेस बढ़ेंगी, और जब वेजेस बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इस पूरे चैप्टर में ये बताया कि जो डिमांड है वो सप्लाई की इक्वल है, मतलब कि जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, या फिर ऐसे बोलो जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी। और जो हमारा सेल्स लॉ ऑफ चैप्टर है ये हमारा लॉन्ग रन में चलता है। जो कीन्स थ्योरी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और जो हमारा सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। तो अब इस चैप्टर को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। द फंडामेंटल कंक्लूजन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज दैट द इकोनॉमी विल अचीव इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली बाय फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस विदाउट स्टेट इंटरवेंशन। कि जो हमारी इकॉनमी है उसमें हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, और वो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के। कि जो सप्लाई एंड जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगी बिना इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। सो इसके की फीचर्स क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगी, और वो ऑटोमेटिकली होगी बाय फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। देन फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ अ सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन और डेफिसिट डिमांड। तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर हमारा ना ही ओवर प्रोडक्शन हो ना ही हमारी डिफिशिएंट डिमांड हो, विच इज़ अ सेंस ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, जो हमारा सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का एसेंस है। सो इन सिंपल वर्ड्स द लॉ स्टेट्स दैट द सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। तो लॉ क्या कहता है कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट करती है। हेंस एग्रीगेट डिमांड इन द इकॉनमी इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। की जो हमारी डिमांड है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। सो अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, इसके अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट अजम्पशन क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकॉनमी। तो इसमें क्या होता है कि ऑल मार्केट आर कॉम्पिटिटिव, कि हमारी जितनी भी मार्केट है वो सारी प्रॉपर कॉम्पिटिटिव है। जो बायर्स एंड सेलर है वो प्रॉपर अपनी डिमांड कर रहे हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज है वो परफेक्टली यूज़ हो रही है। दैन सेकंड इज फ्लेक्सिबल प्राइसेस। प्राइसेस ऑफ गुड सर्विसेज वेजेस इंटरेस्ट रेट एडजस्ट फ्रीली टू बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। की जो हमारे वेज रेट है या फिर हमारा इंटरेस्ट रेट है वो इक्वल बैलेंस बना के चल रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड का। तो मैं बताती हूँ, मान लीजिए अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है, ठीक है, हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, तो जो हमारी प्राइस है वो ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से जो डिमांड होगी, अगर प्राइस फॉल हो रहा है किसी गुड्स के तो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस वजह से हमारी सप्लाई एंड डिमांड दोनों हमारी इक्वल हो जाएगी। और उसी तरह अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो हमारा वेज रेट है वो गिर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगी? जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखो, अगर हमारी क्या कहते हैं, अगर हमारा कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है, तो हमारा जो वेज रेट होगा वो कम हो जाएगा। अब जैसे वेज रेट कम होगा तो हमारी जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी। जो मतलब कि डिमांड, जो हमारी जो कंपनी है वो ज़्यादा डिमांड करेगी लेबर्स की। अब कम रेट है, वेज रेट हमारा कम है, तो हमारी जो इंडस्ट्री होगी वो ढूंढेगी ना वर्कर्स काम करने के लिए। तो उसी तरीके से हमारी जो डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की, वो लेबर्स की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो हमारा इक्वल आ जाएगा। देन थर्ड दैट इज़ अ व्हील। कि जो मनी है वो एक व्हील है। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। की जो मनी है वो हमारा सिर्फ एक्सचेंज करने का मीडियम है, वो कोई रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन कंजप्शन ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। हम सिर्फ मनी से एक एक्सचेंज कर रहे हैं कि हाँ, हम अपनी गुड्स परचेज कर रहे हैं और उनको मनी दे रहे हैं। देन फोर्थ इज नो होर्डिंग। पीपल डू नॉट सेव मनी विदाउट स्पेंडिंग। कि जो पीपल है वो बिना खर्च करे उनको सेव नहीं कर सकते। ऑल इनकम या तो हमारी सारी इनकम या तो स्पेंड हो रही है, या फिर हम उसको डिमांड कर रहे हैं, या फिर उसकी सप्लाई में यूज़ कर रहे हैं उसको। देन फिफ्थ इज स्टेट इज़ न्यूट्रल। की जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर रही है। जो मार्केट है वो फ्रीली ऑपरेट हो रही है अपने रेगुलेशंस के साथ। कि मार्केट ऑपरेट फ्रीली विदाउट रेगुलेशन और इंटरवेंशन। की जो मार्केट है वो प्रॉपर चल रही है, उसमें किसी का ऐसे इंटरफेरेंस नहीं है गवर्नमेंट का। तो हमारा जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट्स। देन सिक्स्थ इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर एंड कैपिटल। इन द सेंस लेबर एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। की जो हमारी
अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो हमारे लेबर्स एंड सप्लाई है और जो हमारे लेबर्स हैं उनके ऊपर कोई किसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी, वो जहाँ मर्जी जाके अपना काम कर सकते हैं और वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन सेवेंथ इज लार्ज एक्सटेंट ऑफ द मार्केट्स आर ब्रॉड इनफ टू अब्जॉर्व ऑल प्रोड्यूस गुड्स विदाउट क्रिएटिंग एक्सेस सप्लाई। की लार्ज एक्सटेंट इन द मार्केट, जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है वो बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट है वो बढ़ रही है, तो आराम से हम जाके डिमांड कर सकते हैं गुड्स की। देन एट्थ इज लॉन्ग पीरियड, द लो इज कंसाइडर ओवर अ लॉन्ग पीरियड लॉन्ग फ्लेम अलाउ मार्केट टू एडजस्टेबल, कि जो हमारा सेल्स ऑफ मार्केट है ये लॉन्ग पीरियड में काम करता है, मतलब हमारे डिकेड्स तक के लिए ये बनाया गया है। देन नाइन्थ इज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू दी कंज्यूमर प्रेफरेंस गुड्स, की जो हमारी प्रोडक्शन होती है, हमारी जो एक सप्लाई आ रही है वो हमेशा हमारी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग आ रही है, उनकी चॉइस एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आ रही है। देन अब पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन टू टाइप ऑफ इकोनॉमीज। देखो इकोनॉमीज दो तरह की ली है हमने इस चैप्टर में, फर्स्ट इज बार्टर इकोनॉमी एंड सेकंड इज मॉनेटरी इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे देख लें कि तो सेल्स लॉ है वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा। सो एप्लीकेबिलिटी इन बार्टर इकोनॉमी, तो बार्टर इकोनॉमी क्या होती है? बार्टर इकोनॉमी होती है आप गुड्स के बदले गुड्स परचेज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 10 kgs राइस चाहिए और सामने वाले के पास 8 kgs वीट है, तो मैं उसका 8 kgs वीट ले लूँगी और अपना 10 kgs ऑफ राइस दे दूँगी, क्योंकि देखो परफेक्ट क्वांटिटी नहीं मिलती है। तो उसी तरह से हम अपना जो एक्सचेंज है वो गुड्स बाय गुड्स कर लेते हैं। सो इन अ बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स, की जो गुड्स है वो अदर गुड के लिए चेंज हो रही है, तो भाई हम वहाँ पे वो पैसे कमाने नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपनी गुड की डिमांड करने आ रहा है मार्केट में। सो सेल्स लॉ ईजिली अप्लाइज हेयर एज प्रोड्यूसिंग अ गुड ऑटोमेटिकली क्रिएट्स डिमांड फॉर अदर गुड्स, की जो हमारी गुड्स है वो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट कर रहा है अदर गुड के लिए। अगर हमारे पास कोई डिमांड, मतलब हमारे पास कोई गुड है, मुझे वो किसी को सेल करनी है, तो मैं किसी और गुड की डिमांड करूँगी। सो थ्रू दिस एक्सचेंज बाय सप्लाइंग क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड एक्सपेंड that every producers who bring goods to the market does so only in order to exchange for other goods, की जितनी भी गुड्स इस मार्केट में आ रही है वो इसलिए आ रही है जिससे कि वो दूसरी गुड्स को एक्सचेंज कर पाए। देन देयर इज़ नो मनी टू स्टोर और होल्ड, की यहाँ पे जो मनी होती है यहाँ पे कोई मनी नहीं है स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए। सो सप्लाई क्रिएट्स इट इमीडिएट डिमांड, की जो सप्लाई है वो इस तरह से अपनी डिमांड जो है इमीडिएट क्रिएट कर लेती है। हैंड सेल मस्ट इक्वल टू परचेज और सप्लाई इज़ टू इक्वल डिमांड, की जो हमारी सेल एंड परचेज है वो हमारी इक्वल है, इसी तरीके से जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है वो भी इक्वल है। देन अब उसके बाद हम पढ़ते हैं दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन मॉनेटरी इकोनॉमी, की जो हमारी मॉनेटरी इकोनॉमी है, मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या होता है, हम जब कोई गुड परचेज करते हैं तो हम उसके एक्सचेंज में मनी कंसिडरेशन देते हैं। सो इन अ मॉनेटरी इकोनॉमी मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की मॉनेटरी इकोनॉमी में जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बिहाफ पे काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, इन सब के बिहाफ पे काम करती है। देन सेल्स लॉ इज लेस एप्लीकेबल हेयर, यहाँ पे जो सेल्स लेवल थोड़ा कम काम करता है, बिकॉज पीपल कैन होल्ड मनी और सेव इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, कि जो यहाँ पे जो मनी है हम वहाँ पे हर देखो किसी को सैलरी मिले 10,000, अब वो 10,000 की 10,000 स्पेंड तो नहीं करेगा ना कंजम्पशन पे, वो थोड़ा फ्यूचर के लिए सेव करके चलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वो सेविंग स्टार्ट कर देता है। सो इट ब्रेकिंग द डायरेक्ट लिंक बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, तो यहाँ पे जो लिंक आता है वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है सप्लाई एंड डिमांड के बीच में। दिस कॉज डिमांड शॉर्टफॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से जो डिमांड है उसमें थोड़ा शॉर्टफॉल आ जाता है और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट हो जाती है। सो अगर हमारी सेव और इन्वेस्टमेंट को हटा के देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या होता है, अब कोई प्रोड्यूसर है, मान लीजिए उसने 100 करोड़ का प्रोडक्शन किया है, तो जब उसने 100 करोड़ का प्रोडक्शन करा है तो उसने लेबर्स भी यूज़ किए होंगे, तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो 100 करोड़ की वर्थ आ रही है। अब वो 100 करोड़ की वर्थ मार्केट में गई है एज अ फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सो अब जब उसने ये सारी सप्लाई करी है 100 करोड़ की, मान लीजिए उसने 100 करोड़ की गुड प्रोड्यूस करी है, 100 करोड़ की ही सप्लाई करी है, तो उससे रिटर्न में भी डिमांड में भी 100 करोड़ ही आएंगे। तो जब वो 100 करोड़ होंगे वो दोबारा से प्रोडक्शन में लगा देगा, तो ये पूरी साइकिल होती है जहाँ पे ऐसे यूज़ होता है। सो अगर किसी किसी रीजंस में ऐसा होता है कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है, देखो या तो दो ही चीज़ होगी कि जो पीपल होंगे वो हमारी जो इनकम होगी उसको सेव करेंगे, तो जब हमारी सेविंग ज़्यादा है, मतलब देखो जितने भी लोग सेव करते हैं ना उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं, बट अगर इन बाय चांस किसी केस में हमारी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आ गई है, तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस तरीके से चेंज होगा कि जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल हो जाएगी। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है तो हमारी डिमांड एंड सप्लाई भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। सो ये थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट इन टू इकोनॉमीज। अब इनके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं।
सो मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट कि मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या कहती है। यहाँ पे भी हमारी दो तरह की हैं, एक ने दी है हमारी ऑस्कर लैंग ने और दूसरी दी हमारी प्रोफेसर पिग्यू ने। दोनों ने दोनों तरह की अलग अलग दी है। एक बात करता है आइडेंटिटी की, दूसरा बात करता है इक्वालिटी की। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑस्कर लैंग्स फॉर्मुलेशन ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन, जो आइडेंटिटी इक्वेशन पढ़ाते हैं हमें। देन ऑस्कर लैंग हैज़ अ प्रेजेंटेड सेल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी इक्वेशन। इन्होंने जो अपना सेल्स लॉ दिया है एक आइडेंटिटी इक्वेशन की फॉर्म में दिया है। टोटल मॉनेटरी डिमांड फॉर एन इकॉनमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइस लेवल। की जो हमारी डिमांड है, जो हमारी टोटल डिमांड है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्राइस लेवल। हमारी जितनी भी प्राइस लेवल है उसको हम टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल मॉनेटरी डिमांड आ जाएगी। और अब टोटल मॉनेटरी सप्लाई कैसे आएगी? जब हमारी इकॉनमी कैसे होगी? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स की जो जितनी भी हमारी टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस लेवल से। तो डिमांड कैसे निकलेगी? जब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल मॉनेटरी सप्लाई कैसे निकलेगी? जब हम टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज को प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके इक्वेशंस में कैसे निकलता है? यहाँ पे ना सिग्मा आएगा दोनों के बीच में। यहाँ पे दोनों पे सिग्मा आ जाएगा हमारा। तो जो सिग्मा मतलब इन द सेंस कि टोटल अमाउंट ऑफ में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको पता ही लग गया होगा कि यहाँ पे हम टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो ऐसे इस सिचुएशन के लिए हम इक्वल टू सिंबल का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इक्वल। तो इक्वल इन द सेंस कि हमारी टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इस तरह से हमारी इक्वल होगी। तो जो हमारे जो सारे पीपल होंगे या तो उसको इस इनकम को या तो स्पेंड करेंगे या कंजप्शन करेंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे। अब पढ़ते हैं। दिस आइडेंटिटी इक्वेशन शोज दैट एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इन ऑल सिचुएशन। कि जो हमारा आइडेंटिटी इक्वेशन है यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारी टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई की हमेशा इक्वल होगी हर सिचुएशन में। बिकॉज पीपल विल आइदर स्पेंड देयर इनकम ऑन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। की जो हमारे सारे पीपल है वो अपनी इनकम को या तो कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करने के लिए करेंगे। देन 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। की देखो अब यहाँ पे ना डायग्राम भी आपके बुक में भी एक डायग्राम होगा ऐसे करके कुछ ऐसे। तो नहीं ऐसे नहीं ऐसे, हाँ। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी सप्लाई एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे आ जाएगी मेरी डिमांड वाई एक्सिस पे। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमेशा डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है, तो वो इक्वल इस तरीके से होता है कि जो हमारी 45 डिग्री लाइन है वो हमारे ओरिजिन से यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे हमारी डिमांड, यहाँ पे हमारी सप्लाई दोनों इक्वल आ जाती है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन शोज द इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई आ गया। देन उसके बाद पॉइंट एम शोज दैट एग्रीगेट डिमांड ओ इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इस लाइन को मिस कर दो, मैंने बुक में होगा ये। देन इफ एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीजेस टू ओटी देन एग्रीगेट डिमांड विल इक्वल टू सप्लाई। देखो अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई अगर ऊपर नीचे होती है तो उसी तरह से हमारा जो प्राइस लेवल होती है, वेजेड इंटरेस्ट होता है, वो सारा इस तरीके से मैनेज कर देता है कि दोनों चीज़ें हमारी इक्वल हो जाती है। देन अब सेकंड पढ़ते हैं। दैट इज प्रोफेसर पिग्यू फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वालिटी इक्वेशन। उन्होंने जो बोला था इक्वालिटी इक्वेशन के ऊपर बोला था, तो अब इन्होंने क्या बोला था वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पिग्यू हैज फॉर्मुलेटेड सेल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इक्वेशंस। सेल्स लॉ इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस ओनली। कि जो हमारा सेल्स लॉ है ये सिर्फ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही काम करता है। लॉ विल अप्लाई ओनली व्हेन वेज रेट इन लेबर मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट इन मनी मार्केट आर परफेक्टली इलास्टिक। की ये तभी काम करता है जो हमारा वेज रेट, लेबर मार्केट का वेज रेट और हमारी मनी मार्केट का इंटरेस्ट रेट दोनों परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इन द सेंस कि हमारे जो दोनों हैं वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं। इफ अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट मनी वेज मस्ट फॉल। अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आई है मार्केट में तो जो मनी वेज रेट होगा वो फॉल हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो अपनी डिमांड करनी शुरू कर देंगे और जो लेबर्स होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसी तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन हमारे मार्केट में क्रिएट हो जाएगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला भी है, वेयर इज़ क्यू वाई अपॉन डब्ल्यू। एंड यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यू वाई क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ नेशनल इनकम जो हमने एज अ वेजेस दी है। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेज रेट। अगर हमारा क्यू वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर हमारा ये कॉन्स्टेंट रहता है, जो हमारी जो देन फॉल इन वेज रेट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा जितना भी फॉल इन वेज रेट है उससे हमारी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो एकदम प्रॉपर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अब पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट की। जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है। तो फर्स्ट इज जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। कि जो ओवर प्रोडक्शन है वो इम्पॉसिबल है, कि ओवर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। बिकॉज देखो जैसे किसी कंपनी ने सप्लाई करी है, ठीक है, तो अब उसने जितनी अमाउंट की सप्लाई करी है उतनी ही अमाउंट की उसने
पॉपुलेशन में वेजेस रेंट भी है। अब जब पॉपुलेशन के पास पैसे आएंगे तो ऑफकोर्स वो उसको स्पेंड करेंगे, तो जब वो उसको स्पेंड करेंगे तो जो हमारी डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेल्स लॉ इम्प्लाइज दैट सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, की जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। सो अ जनरल ग्लट एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स, की जो एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स है वो इम्पॉसिबल है। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस, जब गुड्स हमारी प्रोड्यूस होती है तो जो हमारी जो इनकम लेवल है वो जनरेट होती है, दैट इज़ इक्वल टू देयर वैल्यू। तो जनरेट इनकम इज़ इक्वल टू देयर वैल्यू विच विल स्पेंड आइदर ऑन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, या तो वो उसको कंजप्शन पे स्पेंड करेंगे या फिर वो उसको इन्वेस्टमेंट पे स्पेंड करेंगे। तो जो हमारा ओवर प्रोडक्शन है वो हमारा हो ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा होता भी है तो वो प्राइस मैकेनिज्म की वजह से एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दैन सेकेंड इज जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इम्पॉसिबल सिंस एवरीथिंग प्रोड्यूस जनरेट इक्वलेंट इनकम, डिमांड फॉर लेबर एंड गुड्स विल ऑलवेज एग्जिस्ट, कि जैसे कि हमने सब कुछ ऐसे प्रोड्यूस करा है तो जो हमारी डिमांड होगी लेबर की एंड गुड्स की वो हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर जनरल अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट परसिस्ट, कि जो हमारी जनरल एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं हो सकती। ओनली फ्रिक्शनल और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में अगर या तो हमारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी या फिर हमारी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सो इन सिंपल वर्ड्स फॉलन वेज रेट मीन्स प्रोडक्शन इन कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर एंड दे विल बी टेम्प्टेड टू एम्प्लॉय मोर लेबर एंड प्रोड्यूस मोर, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट विल राइज। अब देखो जैसे कि हमारे वेज रेट रिमेन्स, हमारा मान लीजिए वेज रेट में रिडक्शन आ गया, तो हमारी वेज रेट है जो हमारी लेबर है वो हमें सस्ते मिल रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर क्या करेंगे वो उनकी डिमांड करनी शुरू कर देंगे क्योंकि उनकी वेज रेट कम है। तो जब उनकी डिमांड ऐसी करनी शुरू हो जाएंगे तो जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल हो फिर से इंक्रीज़ हो जाएगा और दोनों में इन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। देन थर्ड इज़ पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आर पॉसिबल, कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन तो नहीं इम्पॉसिबल है, तो पर जो पार्शियल ओवर प्रोडक्शन है वो पॉसिबल है। सो वाइल जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल, सम सेक्टर्स में प्रोड्यूस मोर देन द डिमांड फॉर देम, जो कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कुछ अपनी डिमांड से ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन लीडिंग टू पार्शियल ओवर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो पार्शियल ओवर प्रोडक्शन है वो लीड होने शुरू कर देता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉट अक्रॉस द होल इकॉनमी, की जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हमारी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है, पूरी इकॉनमी में नहीं आता है। देन फोर्थ, use of unemployed resources pay for itself. If resources like labor or capital are unemployed, using them for production will generate income and demand, कि जो हमारी unemployed resources है जैसे कि लेबर और कैपिटल अगर ये हमारी अनएम्प्लॉयड है तो इनका यूज़ करके प्रोडक्शन में हम अपनी इनकम एंड डिमांड जनरेट कर सकते हैं। दस देयर एम्प्लॉयमेंट फंड इटसेल्फ थ्रू डिमांड इट क्रिएट्स, कि इनके जो एम्प्लॉयमेंट फंड होंगे वो इनकी डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट कर देंगे। देन फिफ्थ इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सेल्स लॉ एज्यूम दैट मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग, की जो मार्केट होती है वो सेल्फ करेक्टिंग होती है। इफ़ देयर इम्बैलेंस, अगर वहाँ पे कोई इम्बैलेंस है तो जो वेज रेट है, प्राइस लेवल है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे और हमारी सप्लाई और डिमांड इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो मैं बताती हूँ ये कैसे कैसे होता है। सो अगर हम बात करते हैं वेज रेट की, तो अगर हमारी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है, मतलब हमारी सप्लाई ज़्यादा है हमारी डिमांड कम है, तो जो वेज रेट होगा वो फॉल हो जाएगा क्योंकि उनकी डिमांड कम है। एज अ रिजल्ट जब लेबर की डिमांड कम होती है एज अ कि जो बात देखो उनकी वेज रेट कम है तो उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इसी वजह से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। देखो हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, अब उनकी डिमांड कम है तो जो वेज रेट है वो भी कम हो गया होगा। अब जो वेज रेट है वो कम है तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी तरह से जो हमारी सप्लाई एंड डिमांड है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। देन सेकंड इज दैट इज एडजस्टमेंट थ्रू प्राइस लेवल, की प्राइस लेवल के थ्रू हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे डिमांड एंड सप्लाई में कोई भी इक्विलिब्रियम आता है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है, मतलब हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो जो प्राइस होगा वो फॉल हो जाएगा, और जब हमारा प्राइस फॉल होता है तो हमारी उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है और सप्लाई एंड डिमांड फिर से हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। देन थर्ड वन इज़ एडजस्टमेंट थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज आता है तो वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को इस तरह से इक्विलिब्रियम करता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम जो है, जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अभी हम 5th चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जिससे पिछले वाला चैप्टर है, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। दैट इज़ इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, की जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम इज सेविंग इज इन्वेस्टमेंट। देखो हम जितनी भी इनकम कंज्यूम नहीं करते हैं उसे हम सेविंग कहते हैं, जो हमारी सेविंग जितनी होती है हम उनको इनडायरेक्टली सारी इन्वेस्ट कर देते हैं। सो सेविंग ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इन्वेस्टमेंट, की जो हमारी सेविंग्स है वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट हो जाती है। इंश्योरिंग नो नीड शॉर्टेज ड्यू टू
सेविंग बिहेवियर। इसी तरीके से हमारा जो कोई भी शॉर्टेज नहीं आती क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बंदा सेव भी कितना ही कर लेगा, उसको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेगा तो मार्केट में तो जा ही रहे हैं उसके पैसे, चाहे वो सेव करके इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा रहे हो या फिर डिमांड करके जा रहे हो। देन सेवन, दिस पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड कैपिटल ग्रोथ। देयर इज़ नो लिमिट टू प्रोडक्शन एज ईच आउटपुट जनरेट इट्स ऑन डिमांड। वहाँ पर हमारी प्रोडक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी हमारी डिमांड होती है हम उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इनकरेज कंटिन्यूस कैपिटल अकोमोलेशन। इसकी वजह से जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन है वो टोटल चलता रहता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज रहती है। अज्यूमिंग ऑल इनकम इज स्पेंट और इन्वेस्टमेंट की, या तो सारी इनकम स्पेंड हो रही है या फिर हमारी इन्वेस्ट हो रही है। देन एट, दैट इज मनी इज अ व्हील। मनी ओनली फैसिलिटेट एक्सचेंज, कि जो मनी है सेल्स लॉ में सिर्फ एक एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती है। रियल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी डिपेंड अपॉन गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स लॉ एज्यूम दैट मनी डज नॉट इन्फ्लुएंस आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, की जो मनी है वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। तो यहाँ पे क्या बोला सेल्स लॉ में कि जो मनी है वो सिर्फ एक्सचेंज करने के काम आ रही है, वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। देन नाइन्थ, दैट इज़ पॉलिसी इम्प्लीकेशन। नो नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकॉनमी, की इकॉनमी में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। सेल्स लॉ सपोर्ट लेजियस फेयर पॉलिसी, कि जो हमारा सेल्स लॉ है वो हमारी लेजियस पॉलिसी मतलब फ्री मार्केट वाली पॉलिसी अप्लाई करता है, जो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है और वो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ ऑटोमेटिक चल जाते हैं, उन्हें किसी भी इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं है। दैन टेंथ, दैट इज़ अदर इम्प्लीकेशंस लाइक साइज़ ऑफ मार्केट, की साइज़ ऑफ मार्केट कैसा है कि जितना बड़ा साइज़ ऑफ मार्केट होगा उतनी ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होंगी एंड एम्प्लॉयमेंट गो टुगेदर। कि देखो जितनी बड़ी मार्केट होगी डिमांड भी उतना ही करेगा, तो जो एम्प्लॉयमेंट और जो मार्केट हमारे दोनों साथ में चलती है। प्रोस्पैरिटी इज़ इनविजिबल। Imports do not harm the industry of a country. Production should be given more importance than consumption, कि प्रोडक्शन कंजप्शन सब कुछ इक्वल चल रहा है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो हमने करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से रीड करके जाना। देन अब पढ़ लेते हैं इसके क्रिटिज़म्स। एज हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसकी भी है सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के, तो अब इसको रीड करते हैं। इसको रीड करते हैं। फर्स्ट, जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, कि जो बोल के आया ना पीछे कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है। कीन्स ने बोला है कि हाँ भाई पॉसिबल है। कीन्स आर्ग्यूड दैट टोटल डिमांड माइट नॉट मैच टोटल सप्लाई, की कभी कभी में टोटल डिमांड टोटल सप्लाई से मैच नहीं होती है। आप रियल फिनोमिना देखो, स्पेशली ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। अगर हमारे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आए तो कहाँ से होगी? एग्रीगेट डिमांड एफिशिएंसी कैन लीड जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनसोल्ड गुड्स इन ऑल सेक्टर, की जो हमारे ऑल सेक्टर्स है, मतलब उन्होंने कुछ सेक्टर में ऐसा है, बल्कि नहीं, हमारा जो सारा चीज़ है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि जो कीन्स है उसने बोला कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है या तो कंजप्शन डिमांड से होगी या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड से पता लगेगी। तो यहाँ पे जो हमारी जो प्लान सेविंग्स होती हैं, अगर हमारी प्लान इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होती है तो हमारी जो ओवर प्रोडक्शन होती है वो पॉसिबल हो सकती है। दैन सेकेंड, दैट इज़ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पॉसिबल, कि हमारी जो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी पॉसिबल है। सेल्स लॉ अज्यूम दैट फुल एम्प्लॉयमेंट बट कीन्स शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन प्रेजिस्ट ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कि अगर हमारी इफेक्टिव डिमांड है तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पॉसिबल है। जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ रियल एंड कॉमन इशू इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी, की जो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कैपिटलिस्ट इकॉनमी में बेसिकली पाई जाती है। देन उसके बाद जैसे कि वेज कट वगैरह वाला टॉपिक है। देन थर्ड वन इज लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, हमेशा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर सकता है। वेज रेट एंड प्राइजेस आर ऑफन राइज इन शॉर्ट रन, कि जो हमारे वेज रेट्स एंड प्राइजेस है वो शॉर्ट रन में है। देन हैंस द इकॉनमी डज नॉट एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू रीच फुल एम्प्लॉयमेंट, की ऑटोमेटिकली फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन प्रिजिस्ट विदाउट पॉलिसी एक्शन, की जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हमारा अंडर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वैसे रेजिस्ट करता है एकदम खुद इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। देन फोर्थ, सेल्स लॉ इज़ नॉट लॉजिकल, वो कहता है कि जो हमारा सेल्स लॉ है वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। बिकॉज क्रिटिसाइज आर्ग्यू दैट प्रोड्यूसिंग गुड्स डज नॉट इंश्योर दे विल बी बॉट, की मतलब हमारा जितनी भी प्रोड्यूसिंग करा है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो ख़रीदा जाएगा। इनकम में भी सेव रेदर देन स्पेंड, की हमारी इनकम है हम उसको सेव भी कर सकते हैं खर्च करने से ज़्यादा। तो हमारा जो गैप आ जाता है प्रोडक्शन एंड डिमांड में, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। ये हमारा इंटरनल लॉजिक है एक सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का। देन फिफ्थ है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में नॉट बी इक्वल, कि हमारी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। जो सेल्स लॉ है वो एज्यूम करता है कि जो हमारी सेविंग है जो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। बट कीन्स क्या कहता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारी इन्फ्लुएंस बहुत अलग अलग फैक्टर से होती है और ये कभी कभी हमारी अनइक्वल रह जाती है। तो हमेशा ये नहीं होता कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के रखेगा। देन सिक्स वन, मनी इज़ मोर देन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की जो मनी है वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए नहीं है, वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। कंट्री टू सेल्स अजम्पशन, मनी इज़
ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू, की जो मनी है वो ऑल्सो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी है। पीपल में होल्ड, वो जो होल्ड कर सकते हैं उनको स्पेकुलेशंस में लगा सकते हैं, जो हमारी स्पेंडिंग को कम कर देता है एंड डिमांड को। देन ब्रेकिंग द लिंक बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, जिसकी वजह से हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो लिंक है वो टूट जाता है। देन 7 दैट इज़ नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन, की जो हमारी गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द आइडिया दैट मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग इज़ रिजेक्टेड, कि जो आइडिया है कि जो मार्केट है वो सेल्फ करेक्टेड है उसको रिजेक्ट करता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ ऑफन नेसेसरी, कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एग्जाम्पल फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, जिससे कि हमारी जो डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट तक की जो हमारी डिमांड है और जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर पाए। देन 8th इज दैट इज़ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम इज़ नॉट गारंटीड, जो कीन्स है वो कहता है कि लॉन्ग टर्म में हम सब डेड है, कि हम मतलब कि इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो यहाँ पे बोलता है सेल्स लो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, कि जो हमारा सेल्स लो है वो लॉन्ग टर्म पे फोकस कर सकता है। बट इकॉनमी में डिसइक्विलिब्रियम तो आते रहते हैं हर पीरियड्स को लेकर। रिकवरी में रिक्वायर मोर देन जस्ट वेटिंग फॉर मार्केट फोर्सेज, क्योंकि मार्केट फोर्सेज होते हैं जो ट्रेड साइकिल्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। द 9th दैट इज ट्रेड साइकिल डिप्स प्रूव सेल्स लो, कि जो ट्रेड साइकिल है मार्केट में वो आते रहते हैं, कभी बूम चलता है, कभी डिप्रेशन चलता है, कभी रिसेशन चलता है, तो ये काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, इसकी वजह से वो अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाता। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल लाइक बूम एंड बस्ट शोज दैट डिमांड डज नॉट ऑलवेज इक्वल टू सप्लाई, तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई कभी इसकी वजह से इक्वल रह ही नहीं पाता है। सो रिसेशन इन्वॉल्व्स ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग टू सेल्स, तो जो रिसेशन होता है वो उसमें हमारी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। देन 10 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम। सेल्स लॉ assume that what holds true for individual market hold for the whole economy criticize argue। सो अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम। सेल्स लॉ assumes that what holds true for individual market hold for the whole economy। जो सेल्स लॉ है वो क्या कहता है कि जो हम इंडिविजुअल मार्केट में जो होल्ड करते हैं वो एज अ होल इकॉनमी होल्ड करके चलते हैं। सो क्रिटिसाइज आर्ग्यू दिस इज फॉल्स, तो हमारा कीन्स है इसको फॉल्स बोलता है, और जो बोलता है पार्शियल इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू जनरल इक्विलिब्रियम, कि अगर हमारा कहीं जगह पर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑल ओवर दी एरिया एप्लीकेबल होगा। देन 11 दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो भी पॉसिबल है। कीन्स शो दैट इकोनॉमिक्स कैन सेटल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट वेयर सप्लाई इक्वल डिमांड बट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, की यहाँ पर हमारी कि जो हमारी कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होने पर भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए जैसे कि इनवॉलंटरी और हमारी फ्रिक्शनल है, सीजनल है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है कि मतलब जहाँ पे हमारा काम नहीं चलता है तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा हमारी बुक में एक छोटा सा चैप्टर हो रहा है दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स लॉ इन मॉडर्न टाइम्स, के मॉडर्न टाइम्स में उसको कैसे करेंगे। तो इसके दो ही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगा। एक रीज़न है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो सब कुछ सस्टेन हो जाएगा। देन सेकंड इज़ टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, एंड इसकी PDF आपको ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, तो आप वहाँ से जाके इसकी नोट्स ग्रैब कर सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।